स्वागत है आप सभी का आपकी मोस्ट डिमांडिंग और मोस्ट डिजायर्ड क्लास इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन, हिंदी में अंतर्वैयक्तिक कौशल तथा संचार। मैं दोनों भाषाओं में इसलिए बोल रहा हूं कि यह क्लास बाइलिंगुअल होने वाली है, ताकि जो छात्र अंग्रेजी माध्यम है उन्हें यह ना लगे कि मास्टर साहब हिंदी के हों, इन्होंने खाली हिंदी में बता दिया। आपको अंग्रेजी में भी हम बताते चलेंगे। और यह भी वादा करता हूं कि यह क्लास करने के बाद आप जो भी 20-25 सवाल निर्णयन और ये सब मिला करके आते हैं, मिनिमम आधे तो फंसा ले जाएंगे, मिनिमम आधे। बाकी हिंदी आप 25 में 22-23 कर लेंगे, मान लीजिए 20 कर लेंगे, रीजनिंग कर लीजिएगा और इधर से आधे सवाल फंसा लीजिएगा। 10-12 सवाल तो आपका सी सेट पार हो जाएगा। यही एक छोटी सी बाधा थी, सो पूरी कर देता हूं। ये जो टॉपिक है ये असल में सलीका है बातचीत करने का, हमारी जिंदगी का। ये कोई टॉपिक नहीं है एज सच कि मतलब कोई किताब है उसको रट लिया जाए तो यह आ जाएगा, ऐसा नहीं है। एक वसीम बरेलवी साहब का एक शेर बड़ा सेट बैठता है, इस पर सुनिएगा कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और पूछना है तो गजल वालों से जाकर पूछो पूछना है तो गजल वालों से जाकर पूछो, कैसे हर बात सलीके से कही जाती है। तो हमको बात कहने का सलीका आता है, क्योंकि थोड़े बहुत गजल वाले हम भी हैं, शायरी के दखल में हम भी दखल रखते हैं और कविताएं भी लिखते हैं। जिंदगी का लबोलुआब एक एक्सपीरियंस भी है। किताबी बातें तो बहुत कम आती होंगी हमें, लेकिन किताबों को जिंदगी में मिला करके हमने पढ़ा है, इसलिए ये टॉपिक जो आपको मिलेगा वो आपकी समझ बन जाएगा। ये किसी पाठ्यक्रम का हिस्सा, कोई रटंत विद्या नहीं रहेगी। और ये पक्की बात है कि जब पेपर में आपके सामने आएगा तो मेरी बात आपके कान में गूंजेगी और आप कहेंगे यही वाला लगाना है। आइए अंतर्वैयक्तिक कौशल एवं संचार, इसको पढ़ते हैं। तो मैंने आज के जो भूमिका है कक्षा की वो यही है कि इसमें मैंने प्रश्न अच्छे अच्छे उठाए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आंसर क्लास नहीं है। दिस इज अ प्योर थियरी क्लास। मतलब हम आपको प्रश्न पूछेंगे तो, लेकिन प्रश्न के साथ उसकी पूरी व्याख्या कर देंगे, क्योंकि इसको रटाया जाए कि मैं कौशल और उसके प्रक्रम और इस तरह गिन गिन के थ्योरी रटूं, इसका बहुत मजा नहीं आने वाला है। तो इसलिए जरूरी है कि पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ ली जाए, फिर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इस बातचीत को हम और विस्तार देंगे। तो अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे सामने जो आपके कठिन शब्द लिखा है यह अंतर्वैयक्तिक लिखा है। इस शब्द का अगर हम विच्छेद करें तो अंतः वैयक्तिक, ये दो शब्द बनते हैं। अगर आप हमारे छात्र हैं और तोड़ सकते हैं इसको। आपने किया क्या है कि व्यक्ति में इक प्रत्यय लगा के इसको वैयक्तिक बनाया है। इक लगाने से संबंधित हो जाता है। इक का मतलब से संबंधित, दैनिक दिन से संबंधित, औद्योगिक उद्योग से संबंधित, क्या कहते हैं वार्षिक वर्ष से संबंधित, तो वैयक्तिक व्यक्तियों से संबंधित। अब अंतः का अर्थ एक आप अंदर जानते हैं, और अंतः का मतलब होता है एक दूसरे में, यह भी भाव होता है। जैसे जब आप रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री पढ़े हैं और हिंदी मीडियम में, तो आपने अब एक शब्द पढ़ा होगा अंतःक्रिया, कि एक Na ले लिया, एक Cl ले लिया, दोनों की अंतःक्रिया कराई। तो अंतःक्रिया का मतलब उनके अंदर घुस के कोई क्रिया नहीं कराई, इनमें और इनमें यानी के बीच में, के मध्य में, यह अंतः का भाव आता है। और यह शब्द अगर थोड़ा और विस्तार से जानेंगे तो आप पाएंगे, जब आप कहते हैं अंतरराष्ट्रीय, तो आप बताइए अंतरराष्ट्रीय का मतलब क्या लेते हैं? राष्ट्र के अंदर कि कई राष्ट्रों में? जी, कई राष्ट्रों में लेते हैं। दिस गिव्स अ इंटरनेशनल यानी बिटवीन द नेशंस, दिस इज द मीनिंग। इंटरनेशनल मतलब बिटवीन द नेशंस। ऐसे ही व्हेन यू से अंतःवैयक्तिक, तो अंग्रेजी में आप बोलते हैं इंटरपर्सनल, यानी पर्सन्स
और उसके पहले क्या लगा है, इंटर, यानी कई पर्सन के बीच में, एक भाई साहब ये हैं, 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 और इनके आपस में बातचीत अगर हो, कुछ आपस में ये व्यक्ति आपस में कुछ चर्चा विचर्चा करें, कुछ इनसे जुड़ी बातें हो, कुछ व्यक्तियों से संबंधित कुछ बातें हो, तो उसको अंतरवैयक्तिक। अब एक शब्द प्रयोग किया गया, कौशल, स्किल। कैसे भाई, ये आदमी इस आदमी से कुछ कहे कुछ सुने, इसके लिए कोई स्किल भीतर होना चाहिए। अच्छा, ये कहे और कोई सुनबे न करे तो माना जाएगा ये स्किललेस आदमी है, और ये बोले और ये बाकी आदमी सुने तो माना जाएगा कि ये स्किल्ड आदमी है। तो हम जिस संदर्भ में इसको पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आप अधिकारी बनेंगे परीक्षाएं दे दे करके, ये वाला सेशन पास करके आप अधिकारी बनेंगे, बढ़ के अधिकारी बनेंगे। तो अधिकारी बनेंगे तो आपको लोगों से जुड़ना होगा। आपके नीचे कुछ लोग होंगे जिनको आपको संभालना होगा, कुछ आपके ऊपर लोग होंगे, आपको जनता से सीधे संबंध रखना होगा। आप जिस विभाग में कार्य कर रहे होंगे उस विभाग में लोग ही तो आएंगे, तो उन सबसे जुड़ना, मिलना, उनसे बातचीत करना, प्रभावी ढंग से बातचीत करना, ये बात आपको आती है कि नहीं आती है, इस बात की जांच करने के लिए कम्युनिकेशन या इंटरपर्सनल स्किल का टॉपिक जोड़ा जाता है। और मजे की बात यह है कि ये सारे एग्जाम में जहां जहां किसी व्यक्ति को समूह से, किसी व्यक्ति को तमाम लोगों से इंटरेक्शन करना पड़े, जुड़ना पड़े, उन सब एग्जाम में यह होता है। यूजीसी नेट में होता है, उसमें आप अध्यापक प्रोफेसर बनेंगे। अरे ये जो नॉर्मल टीचिंग एग्जाम होते हैं उनमें भी इसके सवाल होते हैं, और आप अधिकारी बनेंगे तो आप में भी इसके सवाल होंगे। तो इसीलिए ये अंतर्वैयक्तिक कौशल पढ़ाया जाता है। संचार किसको कहते हैं? ये तो हो गया इंटरपर्सनल स्किल, एक आदमी की स्किल, वो दूसरों से कैसे जुड़े, अपनी बात कैसे पहुंचावे, अपने प्रभाव को कैसे डाले, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरपर्सनल स्किल। और संचार क्या होता है? वही 4 5 6 10 15 20 1000 2000 लोग बैठे हो तो हमारी सम धन चर, आप जानते हैं चर माने चलना, सम चरण, संचरण का मतलब एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरे, तीसरे चौथे में जाना। तो हम अपनी बात यहां हम बातों के संदर्भ में करेंगे, विचारों के संदर्भ में करेंगे, ख्यालों के संदर्भ में करेंगे कि हम अपनी बात किसी तक पहुंचा सकते हैं। ये जिस जिस ढंग से पहुंचा सकते हैं उन सब बातों को संचार कहा जाता है। अब ये कौशल संचार के पहले अंतर्वैयक्तिक लगा लीजिए, तो आप कहिए अंतर्वैयक्तिक कौशल, आप कहिए अंतर्वैयक्तिक संचार, ये सब शब्द एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो अंतर्वैयक्तिक टर्म है, इसके लिए कई बार परीक्षा में इस अंतर्वैयक्तिक टर्म को ट्रांसफर करके पारस्परिक भी लिख दिया जाता है। आप कभी प्रीवियस ईयर पेपर जब सर्च करेंगे तो जो सवाल अंतर्वैयक्तिक कौशल के नाम से पूछा गया है, उसी को दूसरे साल में पारस्परिक कौशल के नाम से पूछ लिया गया है। तो अब आप परस्पर माने एक दूसरे से, और अंतर्वैयक्तिक माने भी एक दूसरे से, ये आप समझ गए हैं। तो अब इसमें कोई दुविधा नहीं बची है। आपसे पारस्परिक कौशल तथा संचार कहा जाए या अंतर्वैयक्तिक, यानी 4-6 लोगों के बीच में, व्यक्तियों के मध्य में जो संचार या कुशलता की बात है उसकी बात कही जाए, चाहे परस्पर कुशलता या संचार की बात की जाए, हम यह टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अब एक और गजब बात बताता हूं। बच्चा है क्या कि ये टॉपिक आपको कठिन इसलिए लगता है क्योंकि इसकी लैंग्वेज बड़ी टेढ़ी होती है। अंग्रेजी पढ़ते हैं तो वहू खोपड़ी के ऊपर जाती है, हिंदी पढ़ते हैं तो गुरुजी एकदम धाएं धाएं दबती है। लिखा रहता है तादात्मीकरण, राम जाने कितने कठिन कठिन शब्द लिखे रहते हैं, कुछ समझा नहीं आता है, देह भाषा क्लियर नहीं होता है। तो हम आपको बस इतना करेंगे, हम भाषा के आदमी है ना, अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, भाषा के आदमी है, तो हम आपको उस भाषा को पकड़ना, उस भाषा को समझना सिखा देंगे। अगर आप हमारे संग ये जितना समय की ये क्लास है आप देख लेंगे तो ये एक क्लास आपके कम्युनिकेशन को क्वालिफाई करवाने में एकदम सक्षम होगी। तो आइए कुछ कम्युनिकेशन यानी ये संचार के 4 प्रकार होते हैं, हम पहले उन बातों को आपको समझा दें, क्योंकि ये टर्म इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल ये बहुत पूछा जाता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, इन लोगों के पास अब क्या ही कहा जाए, हिंदी अनुवाद करते समय सब आजकल सब अंग्रेजी दा लोग हैं, वो गूगलिया लेते हैं, अपना बना लेते हैं, कुछ दिमाग नहीं लगाते हैं। इनके लिए अलग अलग अच्छे शब्द बनाए जाने चाहिए। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंतर्वैयक्तिक अंतर्वैयक्तिक इन सब में क्या अंतर है। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप इनके हिंदी अनुवाद में न जाइएगा, जब ये शब्द आवे तो इंट्रा और इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल ये 2 शब्द देख लेना। इंटर लिखा है कि इंट्रा, मैं इसका भी मतलब समझाऊंगा आपको, इसी से बात पूरी समझ में आएगी। लेकिन आप समझ लीजिए कि एक टर्म है इंट्रापर्सनल, एक टर्म है इंटरपर्सनल, एक टर्म है ग्रुप और मास। तो आप समझिए संचार
किसे कहते हैं? तो संचार कहते हैं कि हम अपने, देखिए संचार का तो बस ट्रक सब कुछ संचार के माध्यम में, लेकिन जनरली जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि हमारे मानव समाज में हमारे विचार, हमारे ख्याल, हमारी बातचीत, हमारे जो भी विचारणा है उसको हम दूसरे व्यक्ति तक जो पहुंचाते हैं, तो उस पहुंचाने का प्रोसेस क्या है, या जो बातचीत होती है, जो एक विचार उठता है और फिर उस विचार का जो सोल्यूशन बनता है, इन सब का एक जो प्रोसेसिंग होती है, वही प्रोसेसिंग क्या है, बेसिकली संप्रेषित करना एक बात के। अच्छा, इसमें जब आप कभी, संचार का मतलब क्या होता है? संचार का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। इसमें एक शब्द है संप्रेषण प्रयोग किया जाता है। तो प्रेषण का मतलब भेजना, संप्रेषण का मतलब अच्छे तरीके से भेजना, सम लगने से सकारात्मक हो जाता है शब्द, तो संप्रेषण मतलब भेजना। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक विचार दूसरी जगह भेजना, एक विचार दूसरी जगह भेजना, यही है संप्रेषण, संप्रेषण। ठीक है, इसी संप्रेषण के लिए अंग्रेजी वर्ड कम्युनिकेशन का हम लोग उपयोग करते हैं। तो संचार की बात करें तो एक जगह से दूसरी जगह जाना, किसी ख्याल का संचरण करना, टहलना, घूमना, 4 प्रकार का किताबी ढंग में माना गया है। कौन सा? एक है अंतःवैयक्तिक संप्रेषण, इंट्रापर्सनल। इंट्रा शब्द अंग्रेजी में अंदर के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आप अगर थोड़ा बहुत वो क्या बोलते हैं ये, अरे जी, शेयर बाजार की थोड़ी बहुत जानकारी या समझ रखते हो तो एक उसमें इंट्राडे टर्म का प्रयोग करते हैं। इंट्राडे क्या, मार्केटिंग, राम जाने, जो मैं बहुत नहीं जानता हूं, 2-4 मित्र हैं वो कभी कहा करते हैं तो सुन लेता हूं। मतलब सवेरे पैसा लगाइए, शाम तक निकाल लीजिए, एक दिन का जो व्यापार है उसको इंट्राडे बोलते हैं। इंट्रा, तो इंट्रा लफ्ज आ जाए तो विदिन, में, अंदर, और इंटर आ जाए तो इंटर जैसे इंटरनेशनल माने नेशंस के बीच में, नेशंस के बीच में, राष्ट्रों के बीच में। तो इंट्रा शब्द जब भी लिखा होगा तो इसका अर्थ के अंदर लीजिएगा, और जब इंटर लफ्ज आएगा तो के बीच में लीजिएगा। अगर आप इन 2 शब्दों को समझ गए तो सारा झगड़ा तो ऐसे खत्म। अब ये बना नहीं पाए हिंदी, सामान्यतः किताबों में यही लिखा रहता है तो टेंशन, अंतः बस अलग लिख देते हैं, बस इतना कर देते हैं। अंतः वैयक्तिक संप्रेषण माने आदमी के भीतर होने वाला संप्रेषण। तो आदमी के भीतर गुरुजी कैसे संप्रेषण होगा? जैसे आप इतने दिन से कह रहे हैं सर कम्युनिकेशन की क्लास कब करवाएंगे, मन ही मन सोच रहे होंगे पता नहीं वादा कर दिए हैं अमरनाथ सर, और करवाएंगे भी कि नहीं करवाएंगे। कुछ कुछ तो एकदम गुस्साए बैठे होंगे, बहुत दिन से वादा कर रहे हैं, खाली टरका दे रहे हैं। फिर किसी के मन में आता होगा नहीं नहीं यार ठीक आदमी है, वादा कर लेते हैं तो चाहे जैसे पूरा कर दें, कर देते हैं। तो ये जो आपके मन में सवाल उठता है कि पता नहीं कराएंगे कि नहीं कराएंगे, गुस्सा भी उठता है, फिर उस गुस्से का सलूशन भी आपके हृदय में आता है, इसमें कोई दूसरा आदमी शामिल हुआ नहीं। यह है आत्म संवाद, यह है खुद से संवाद, यह है स्वयं से बातचीत। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन आत्म संवाद होता है, आत्म संवाद। इसको स्व संवाद भी कहते हैं, स्व संवाद। अच्छा, इसको मैं दूसरे फॉर्मेट में लाता हूं, ये इस फॉन्ट में लिखने से थोड़ा बेहतर हो जाता है। तो अंतःवैयक्तिक संप्रेषण का मतलब होता है आत्म संवाद, स्व संवाद। 22 तारीख को पेपर है, क्या क्या पढ़ लें, क्या क्या ना पढ़ें, कैसे कैसे पढ़ लिया जाए, ये जो आप अपने भीतर बातचीत करते हैं इसको इंट्रापर्सनल, आदमी के भीतर का संवाद या कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसमें जहां से सवाल उठता है उधर अंदर से ही जवाब आके मामला खत्म हो जाता है। यहां पर सेंडर और रिसीवर दोनों आप ही हैं, आपके भीतर वाला है, तो इसको आत्म संवाद या स्व संवाद कहते हैं। अब इंटरपर्सनल यानी पर्सन्स के बीच में बातचीत, तो इसको ऐसे समझ लीजिएगा, परस्पर संवाद। परस्पर का मतलब एक दूसरे से, या एक दूसरे से, या ऐसे कह लें व्यक्तियों के बीच संवाद, व्यक्तियों के बीच संवाद, बातचीत। तो उसको हम
अंतर वैयक्तिक संप्रेषण सबसे ज्यादा, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर आपको कभी किसी क्वेश्चन में मिलेगा, आपको ज्यादातर इसी टर्म का उपयोग मिलेगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल, यही मिलेगा। तो परस्पर संवाद। अंतः समूह संप्रेषण क्या होता है? इट इज अ ग्रुप कम्युनिकेशन इन ग्रुप, यानी आपने एक समूह बना लिया, आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो उस कंपनी के जितने लोग बोर्डिंग वो क्या जो भी कमेटी वमेटी बनती है उसके जो आपसी मेंबर होंगे तो वो एक इन ग्रुप, अंतः समूह संप्रेषण। तो ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक विशिष्ट समूह किसी विशिष्ट विषय के लिए बना हो तो उसको ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। अब जब आप एक जैसे आप स्कूल की बात करें, सारे बच्चे एक साथ बातचीत करें, दैट इज कम्युनिकेशन, लेकिन सिर्फ 5वीं कक्षा वाले आपस में बातचीत करें तो इट विल बी ग्रुप कम्युनिकेशन लाइक दिस। अच्छा, जन संप्रेषण क्या होता है? इट इज कॉल्ड द मास कम्युनिकेशन। प्रधानमंत्री जी रेडियो से सबको अपनी मन की बात पहुंचाते हैं। मास, एक साथ बहुत सारे जानने वालों, एक साथ बहुत सारे रिसीवर्स को, एक्सेप्टर्स को, जो ग्रहण करना चाहते हैं अपने विचार, अपनी बातचीत, अपनी बात पहुंचाना, उसको जन संचार कहा जाता है। तो जैसे आप जानते हैं कि मास कम्युनिकेशन का मतलब टीवी मास कम्युनिकेशन में आता है, रेडियो मास कम्युनिकेशन में आता है, मीडिया मास कम्युनिकेशन में आता है, ये सब मास कम्युनिकेशन में। तो संचार के 3 प्रकार होते हैं, अपने भीतर आपस में बातचीत, मतलब आत्म संवाद, खुद से बातचीत करना, 2 लोगों का आपस में बातचीत करना, किसी ग्रुप का बात करना, और किसी बहुत एक बिंदु से लेकर के बहुत सारे लोगों तक विस्तार करके पहुंचा देना। तो अंतर्वैयक्तिक मतलब एक आदमी अपने भीतर बतिया रहा है, एक आदमी अपने भीतर बतिया रहा है, सोच रहा है, मां टेंशन पड़ा, क्या करना क्या नहीं करना। यहां पर कम से कम 2 आदमी तो होइबे करेंगे, वरना अंतर्वैयक्तिक नहीं बनेगा। 2 आदमी होंगे एटलीस्ट, और यहां क्या होगा, 2-3 आदमी होंगे, अलग अलग ढंग के, अलग अलग रंग के, बट दिस विल बी अ ग्रुप, दिस विल बी अ ग्रुप। यहां क्या होगा कि बहुत सारे लोग, एक आदमी है, मान लीजिए एक ही आदमी है, और सूचना का कोई सोर्स बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहा है, एक यहां है, एक यहां है, इधर भी जा रहा है, इनका आपस में हो रहा है, इनका आपस में हो रहा है, ये सब। तो ये जन संप्रेषण, एक जगह से बहुत सारी जगहों पर पहुंचाना। तो एक व्यक्ति अपने भीतर संवाद करेगा। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का मतलब 2 लोग, मिनिमम 2 लोग परस्पर संवाद करेंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ग्रुप, व्हेन यू विल मेक अ क्लोज सर्किल, इट विल बी इन ग्रुप कम्युनिकेशन। और जब एक बात बहुत सारे लोगों तक पहुंचाई जाएगी तो उसको मास कम्युनिकेशन कहा जाएगा। तो ये संचार के प्रकार होते हैं। संचार शब्द का इस तरह उपयोग किया जाता है, कम्युनिकेशन शब्द का इस प्रकार उपयोग किया जाता है, अंतर्वैयक्तिक टर्म का इस तरह उपयोग किया जाता है। ये एक बेसिक जानकारी जो आपको शुरुआत में होनी चाहिए, सो हमने करवा दी। अब हमने 30 बड़े छठे छठे महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले 10 सालों के पेपर में से एट रैंडम उठाए, जो हमें लगा कि इस सवाल पर हम तमाम बात कर सकते हैं और उस सवाल के माध्यम से आपको कंसेप्ट बता सकते हैं। तो आइए पहले प्रश्न को सामने देखते हैं। आप कहेंगे वहां साहब ये कहा है? सवाल है। अभी देखो, चुटकी बजा के न करने लगो, अभी 8-10 सवाल हमारे संग से करते करते देखो तो नाम बदल दोगे कि साहब समझ नहीं आया। सवाल लिखा हुआ है, जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है। गुरुजी ये कहा होता है, ये कहा होता है, इन अ केस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ग्रुप परफॉर्मेंस इज हायर इन सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नेटवर्क और डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। तो समझिए, ये वो किताब है जो आपने कभी नहीं पढ़ी और जरूरत भी नहीं है किताब पढ़ने की। ये जिंदगी की किताब है जो आपने बस देखी नहीं, नजर नहीं डाली। मैं चाहता हूं नजर डालें और एक काम हमारे संग करें कि जो हमारी हिंदी है, हमारी हिंदी जो आप हमारे साथ महीने 2 महीने 6 महीने साल भर से आप हमारे संग जुड़े पढ़ रहे हैं, उस हिंदी का उपयोग करिएगा। तो आप कहते हैं निष्पादन का मतलब निष्पत्ति, निष्पत्ति का मतलब किसी चीज का निकालना, निकालना। तो निकालना काहे का? अच्छा, एक चीज और बता दे रहा हूं, कई बार हिंदी से आप अर्थ निकाल अच्छा पाएंगे और कई बार अंग्रेजी भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सवाल तो ये बाइलिंगुअल बनेंगे। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में से किसी को पढ़ लेंगे, तो दोनों मिला के भी पढ़ लेंगे तो बात बन जाएगी, क्योंकि इतने खिचड़ी हम लोग हो चुके हैं। तो लिखा है कि जटिल समस्याओं की स्थिति। अब इस सवाल को देखो, सिर्फ एक तरीका बताता हूं। सीसेट का पेपर जब मिलेगा, सबसे पहले हिंदी सॉल्व कर देना, उसके बाद सबसे पहले हिंदी सॉल्व कर देना, उसका गोला भर देना, उसके बाद ऐसे देखना उसमें रीजनिंग के और मैथ के और जो जनरल सवाल तुमको समझ में आए कर देना। उसके बाद इन वाले सवालों को सिर्फ समझ के पढ़ना, प्रैक्टिकली फील करना बिना प्रेशर के। अगर तुम समझ के खाली पढ़ लोगे तो निकल जाएगा। अब समझिए क्या है, कोई समस्या है, बड़ी जटिल समस्या है, मुश्किल समस्या है। ऐसे में आप ग्रुप परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर
होता है। समस्या जब जटिल होती है तो जो ग्रुप परफॉर्मेंस होती है वो ज्यादा बेहतर होती है। किस तरीके से आप किसी ग्रुप परफॉर्मेंस से ज्यादा बेहतर काम ले पाएंगे? कोई समस्या जटिल हो, बड़ी मुश्किल समस्या हो, बहुत जूझ रहे हो सब लोग, और आपके पास एक समूह है, तो उस ग्रुप से आप ज्यादा बेहतर, उसका निष्पादन उच्चतर, उसकी परफॉर्मेंस उच्चतर कैसे करवा पाएंगे? सोचिए। सेंट्रलाइज नेटवर्क में तो सेंट्रल क्या होता है? एक केंद्र होता है। सर हम ये कर लें, सर आप ये कर लें, सर इतना हो गया, सर रिजल्ट बताइए, सर ऐसा करना है, सर कहां जाएं, सर वो अभी तक नहीं आया, और ये सब सर सुन रहे हैं। सर चाय पानी भी देख रहे हैं, सर मंच भी देख रहे हैं, सर मैं वो क्या कहते हैं माइक वाइक की भी व्यवस्था करवा रहे हैं, सर मेहमानों से फोन पर बात भी कर रहे हैं। सर की खोपड़ी सर सर होने लगेगी। अगर समस्या जटिल है तो इफ यू विल मेक अ सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, इट विल रूइन द होल सिचुएशन, बर्बाद कर देगा। रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क का मतलब होता है कि एक निश्चित 2-4 लोगों के बीच में बातचीत करना, ये किसी गोपनीय मामले में हो सकता है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड नेटवर्क प्रॉब्लम ओरिएंटेशन के लिए तो नेटवर्क बनाया है, इसका कोई मतलब नहीं है। द बेस्ट आंसर वुड बी विकेंद्रीकृत नेटवर्क। केंद्र से हटा दीजिए। करिए क्या, एक आदमी तो रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक खान पान की जिम्मेदारी इन भाई साहब को दी गई तो यही निपटा लें। ये आदमी सिर्फ ख्याल बताने के लिए है। सुनो, मेहमानों को लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, सुनो मेहमानों के बैठने की जिम्मेदारी तुम्हारी, सुनो ब्याह अपने घर के ब्याह से मैनेज कर लीजिए, क्या दिक्कत है, घर में कोई शादी ब्याह हो तो, सुनो पनीर लाने हो सवेरे सब्जी की जिम्मेदारी तुम्हारी है, सुनो लाइट वाले से डील तुमको करना है, सुनो डीजे वाले से डील तुमको करना है। पिताजी टेंशन में तो होते हैं, लेकिन सब लड़के भांजे भतीजे संभाले रहते हैं, सब काम हो जाता है। सोचो पिताजी दौड़ दौड़ के सब जगह जाती तो काम हो पाता नहीं। तो याद रखना, जब समस्याएं जटिल हों तो हम पावर को, हम चीजें, भारत की बात कर लें, हिंदुस्तान की बात कर लें, सिर्फ एक राजधानी दिल्ली होती और इतने बड़े भारत को संभालना होता तो क्या भारत संभलता? नहीं। हर जगह स्टेट बना दिए गए, डिसेंट्रलाइज किया गया व्यवस्था को। एक केंद्र तो है, लेकिन साथ में सब चीजें संभालने के लिए अपने राज्य भी हैं। तो जब समस्याएं जटिल होती हैं तो आप बेस्ट परफॉर्मेंस ले सकते हैं। जिंदगी सीख के जाना इस क्लास से। इसलिए मत देखो कि परीक्षा पास कर लोगे, वो तो कर ही लोगे, तुम आ गए हो तो कर लोगे। जिंदगी में काम आएगा, बहुत तगड़े से काम आएगा। इसलिए जो आज कहूंगा वो जो सही मोटिवेशनल स्पीकर जितनी बात मिला के कहते हैं वो सब यही कहते हैं। तो इसलिए मेक इट डिसेंट्रलाइज। बात समझ में आई? अब एक बात बताओ, क्या ये किसी किताब में पढ़ के सीखने की चीज थी? बिल्कुल नहीं गुरुजी। समस्या जटिल होगी, चीजें बेहतर करनी है, कैसे करेंगे? चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे। बस ये सरल भाषा में नहीं लिखा है, इतना कठिन है। एकदम तुमसे कोई बातचीत करके ये सारी बातें कह दे तो तुम एकदम नॉर्मल भाषा में यही उत्तर दोगे। थोड़ा दिमाग लगा के उस बात को समझ लेना तो गलत कोई नहीं करेगा। तो आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? तो अब संप्रेषण शब्द का मतलब क्या हुआ कि हम अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं, प्रेषित करना चाहते हैं, अपने विचार अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आप तक कोई बात। तो कम्युनिकेट करने में, किसी कम्युनिकेशन में मैं अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, इसमें जो सबसे बड़ी बाधा है वो क्या है? अवरोधक क्या है? व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? प्रभावी संप्रेषण में अवरोध क्या है, बाधा क्या है? एक एक बात पढ़िए, उत्तर लगा के भागने के लिए क्लास नहीं है। नीति प्रवचन, मॉरलाइजिंग, ऐसे करना चाहिए, ये काम कर लेते तो अच्छा होता, ये कर लिया जाना चाहिए, निर्णय परक होना, जजमेंटल होना, सांत्वना प्रदायी टिप्पणियां। अच्छा, अभी इस पर बातचीत अंत में करेंगे। आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं और आपके पास डायलॉग्स हैं, आप संवाद कर रहे हैं, आप समरी दे रहे हैं बातों की, आप आत्मसमीक्षा भी कर रहे हैं, तो संप्रेषण बेहतर बनेगा। जी बेहतर बनेगा। आप अपनी बातचीत में सरल शब्दों का प्रयोग करते हैं, शांत प्रतिक्रिया देते हैं, डिफेंसिव रहते हैं, मतलब कोई जब तक आप तब तक अपना, जब तक आप पर प्रहार ना किया जाए अपनी ओर से बहुत प्रहार नहीं करते। हम मारपीट नहीं, मतलब अपनी ओर से कुछ ऐसे वर्बल बातचीत में नहीं लाते हैं कि लगे कि आप डोमिनेट कर रहे हैं, आप डिफेंसिव खेलते हैं। तो इससे आपकी बात ज्यादा बेहतर पहुंचेगी। करो, ऐसे पहुंचेगी नहीं, ऐसे पहुंचेगी। वैयक्तिक कथन, पर्सनल स्टेटमेंट देते हैं। आप देखिए, मुझे जिंदगी में पर्सनल स्टेटमेंट याद है, जिंदगी में मैंने एक कोचिंग की,
और वो एक कोचिंग क्या की है, इंटर पास हुए थे, एनडीए की कोचिंग की है हमने, इंटरमीडिएट के जस्ट बाद एनडीए कोचिंग की है। हम जिस संस्थान में पहुंचे थे उनसे तो हमारा खैर जिंदगी भर का जुड़ाव हो गया, बाद में हम उसी संस्थान में पढ़ाए भी, तो रिटर्न भी क्वालिफाई हुआ था, फिर हम कॉन्फ्रेंस आउट हुए, वो तो लंबी कहानी है, दर्द है, दिल टूटा हुआ है। हाँ बस एक बार दिल टूटा हुआ है, उसके बाद हमारा नौकरी से मन उठ गया कि हम नौकरी करने नहीं, पढ़ाना इसी मजाक है। तो एनडीए जब कोचिंग करने पहुंचे तो हमको मास्टर साहब का पहले दिन का डायलॉग नहीं आता, वो हमसे पूछे कहाँ से, तो हमका बहराइच से। और वो कहने अरे बहराइच में यहाँ तो ये है, और वो क्या कहते हैं इंटरमीडिएट का लड़का है, सोचिए इमेजिन करिए, और बहराइच तो बड़ा एकदम हमारे घर जैसा है, वहाँ हमारे ये दोस्त रहते हैं, और वहाँ वो नानपारा है, और फिर उसके बाद इधर ये बिनगा। ऐसा उन्होंने बोला, अरे हमको तो मानो ऐसा लग गया कि इस अजनबी लखनऊ शहर में कोई अपना मिल गया, हम खट्ट से कन्वर्ट हो गए। हम माँ साहब फीस जमा कर लो, और माँ साहब फीस जमा कर ले, एडमिशन हो गया। अब आप समझिए, व्हेन यू गिव अ पर्सनल टच, जस्ट टच, घर खानदान में नहीं घुस जाना है, बहुत वैयक्तिक नहीं होना है, लेकिन जब आप वैयक्तिक कथन करते हैं, आप किसी से मिलते हैं, यार तुम्हारी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही, 1000 लोगों की भीड़ में वो आदमी आपको याद रह जाएगा, अच्छा उसने शर्ट अच्छी कहा था। ये क्या है? दिस इज द पर्सनल स्टेटमेंट। जिंदगी सिखा रहा हूं, परीक्षा पास हो जाओगे, सुन के जाना, जितनी देर तक चले खाली सुन लेना, मजा आ जाएगा। नजर मिलाना, आप किसी से बातचीत करने जाएंगे और नजर मिला के ऐसे मुस्कुरा के बोल दे तो हाय हाय हाय, मजा आ जाता है। हाँ, कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, सरल वर्णन सिंपली कहेंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। ये सारी बातें इफेक्टिव कम्युनिकेशन करवाएंगी। लेकिन जब आप मॉरलाइजिंग करने लगते हैं, मॉरल स्टोरी सुनाने लगते हैं, ऐसा करना चाहिए वैसा करना, जैसा सामान्यतः आपके रिश्तेदार करते हैं, आपके मामा, आपके फूफा जी आपको गलत बात नहीं समझाते, कभी कभी पिताजी भी मॉरलाइजिंग करते हैं, पिताजी भी गलत नहीं समझाते हैं, समझाते एकदम सही है, लेकिन इतना नीति दे देते हैं, इतना जजमेंटल रहता है, ऐसा नहीं करना वैसा करना, आप उस बात को, आप ऐसा लगता है जैसे कान बंद हो गए हैं, आपका एक लफ्ज अंदर नहीं जाता, आप जाने ही नहीं देते। काहे कि बतिया भले आपके फायदे की कह रहे हैं, लेकिन नीति प्रवचन कर रहे हैं, निर्णय परक हैं। अच्छा कोई बात नहीं, चेक कर ले। जब कोई आदमी दुखी हो तो उसको सांत्वना शाब्दिक मत देना, अरे कोई बात नहीं, आपको पता चला, हम देखते हैं, मतलब मेरा खून खौल जाता है, किसी के यहाँ पहुंचे कोई बाय द वे मरमरा गया, अरे यार कोई बात नहीं, अब दुख की बात है तो सहना पड़ेगा। वो सादा सादा होके बोलते इतना, मतलब मेरा मन करता, मैं तो कभी किसी से कुछ कह ही नहीं पाता, मैं किसी के दुख की घड़ी में कभी गया हूं तो मैं बस बैठ जाता हूं, उसका हाथ अपने हाथ में ले लेता हूं, अगर वो हमारा दोस्त है, अगर उससे ऐसे आत्मिक संबंध है तो हाथ में हाथ ले लेते हैं, थोड़ी देर बैठे रहते हैं, बिना एक लफ्ज कहे उसके बाद हम चले जाते हैं, हमारे मुंह से शब्द नहीं निकलते। अदरवाइज आदमी इरिटेट हो जाता है, वही सुन सुन के इरिटेट हो जाता है। तो ये चीजें जो हैं, ये आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बाधक हैं। संवाद करिए, चीजों को समरी में कहिए, सेल्फ रिव्यू भी करते रहिए, हमारी बात का असर कितना हो रहा है, ये बात कही जानी चाहिए कि नहीं कही जानी चाहिए। मैंने देखा है लोग भाषण देना शुरू करते हैं, वो सामने जनता को समझते ही नहीं है। ये तो हम तुमको ऑनलाइन अब पढ़ाने लगे हैं, जब हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, अगर 400 बच्चा बैठा है तो 400 को हमारी नजर रहती थी कि हाँ, जहां तक हमारी नजर देख पावे वहां तक, दूर वाले का चेहरा नहीं नजर आता था तो एक्टिविटी नजर में आती थी, यहां से दूर से इशारा करो, ऐसे डांटने के लिए नहीं, कनेक्शन बना रहे। ये कनेक्शन बना रहना जरूरी है, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन की पहली शर्त है। तो सेल्फ रिव्यू, हमारी बात वहां तक जा भी रही है कि नहीं जा रही है, हमारी बात को वैल्यूएबल माना जा रहा है कि आदमी मुंह आ रहा है, ये समझ में आ जाएगा तो आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाएगा। सरल शब्दों का प्रयोग बातचीत में होना चाहिए, शांत। अब देखो यही सवाल किताब में लिखा है, तुम इसको देख के भाग जाते हो, और यही सवाल अमरनाथ सरल शब्दों में समझा रहे हैं, तुमको मजा आ रहा है, यही है सरल शब्दों का प्रयोग। तो उम्मीद करता हूं कि आपको प्रभावी संप्रेषण के लिए क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए इसकी समझ हो चुकी है। अगले प्रश्न पर आते हैं, रंगों से संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? देखो कुछ बातें तो समझदारी वाली बातें हैं जिनको पढ़ के समझोगे, लेकिन कुछ तो टर्म पूछी जाएंगी, मान लो आती हैं तो ठीक है, नहीं आती है तो छोड़ देना। हम कह रहे हैं आधे से ज्यादा फंसा ले जाओगे, इतने का वादा कर रहे हैं, आधे से ज्यादा, हाँ अच्छे से टर्म वर्म प्रीवियस ईयर पेपर सारे एकदम रट्टा मार टाइप देख डाक के जाओगे तो हो सकता है ज्यादा फंसा ले जाओ, लेकिन खाली इस क्लास से तुम आधे से ज्यादा फंसा ले जाओगे। तो अब देखिए इसमें टर्मिनोलॉजी आ गई, इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपको थोड़ी बहुत टर्म जाननी चाहिए। रंगों से संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए संप्रेषण की बात की गई है, कम्युनिकेशन की बात की, रंग के माध्यम। अच्छा गुरु जी, रंग के माध्यम से कम्युनिकेशन कैसा होता है?
किसी के शादी ब्याह में जाइए, खूब सजे धजे एकदम बढ़िया, बाल पुट्टी उट्टी लगाए स्त्रियां, और क्या कहते हैं पुरुष वर्ग मार सेंट वेंट छिड़के आपको दिखाई पड़ता है। लेकिन विवाह के अलावा कोई ऐसा दुखद दृश्य हो तो सादे बादे कपड़े में लोग जाते हैं, बहुत चटकीले रंग पहनना पसंद नहीं करते हैं। ये क्या है? रंगों के माध्यम से भावना का प्रदर्शन ही तो है, रंगों के माध्यम से एक कम्युनिकेशन ही तो है। तो क्रोमा वर्ड जो होता है वो इंटेंसिटी ऑफ कलर को रिप्रेजेंट करता है। अंग्रेजी में क्रोमा लफ्ज के माने होता है इंटेंसिटी ऑफ कलर्स। तो उसी क्रोमा वर्ड से क्रोमैटिक टर्म बनाई गई है, क्रोमैटिक टर्म बनाई गई है। इसको अशाब्दिक संचार कहते हैं। अशाब्दिक नॉन वर्बल संचार में आता है, रंगों के माध्यम से अपनी बात पहुंचा देना। तो इसको रंग विधा, हिंदी में अनुवाद बहुत बेहतरीन कर दिया गया, या क्रोमैटिक कहा जाता है। या क्रोमैटिक कम्युनिकेशन में आता है, रंगों से संप्रेषण के लिए रंग विधा या क्रोमैटिक टर्म का उपयोग किया जाता है। बाकी सब यूं ही लिखे हुए हैं, बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं, सही वाली टर्म को अच्छे से जान लेने की जरूरत है। दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता क्या कहलाती है? अब आपको ये प्रभावी संप्रेषण समझ में आ रहा है ना? प्रभाव डालने वाली बातचीत, हम कुछ कहें और आप सुने, ये प्रभावी संप्रेषण है। ऐसी क्षमता जो प्रभावी संप्रेषण की क्षमता है दूसरों के साथ बात करने की, उसको क्या कहा जाएगा? अंतर्वैयक्तिक पुनर्रचना कहा जाएगा, अंतर्वैयक्तिक द्वैतवाद कहा जाएगा, सहजता कहा जाएगा, कि स्किल कहा जाएगा, कंपिटेंस कहा जाएगा, दक्षता कहा जाएगा? गुरुजी दक्षता। एमपीपीएससी के सीसैट में यही सवाल आया, दूसरों के साथ ये पारस्परिक पुनर्रचना, पारस्परिक द्वैतवाद, पारस्परिक दक्षता, पारस्परिक सहजता। एमपीपीएससी के सीसैट में ये सवाल है, जिटिस पूछा गया है, लेकिन वहां अंतर्वैयक्तिक को उन्होंने पारस्परिक बता दिया। इसीलिए मैंने शुरू में ही बता दिया कि पारस्परिक और अंतर्वैयक्तिक टर्म रिप्लेसेबल है, अगर रिप्लेस्ड हो तो आप समझ जाइएगा। तो अगर भाई आप अंतर्वैयक्तिक दक्षता, इंटरपर्सनल स्किल, इंटरपर्सनल कंपिटेंस माना जाएगा। रिफ्रेमिंग, पुनः इंटरपर्सनल, देखिए रिफ्रेम, इसमें जैसे हिंदी में हम क्या करते हैं, हम चारों लेते हैं और चारों की छेछाल इधर कर देते हैं, यहां चारों हम नहीं कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि कुछ टर्म तो फर्जी बनाई गई हैं और कुछ टर्म ऐसी हैं जिनसे हमारा कोई बहुत सरोकार नहीं है। जितनी बार यह सवाल बना है उतनी बार किस पर बना है? कंपिटेंस पर बना है, स्किल शब्द का प्रयोग करके बना है। तो हम उसी टर्म को समझ लें, हम क्या है, डुअलिज्म क्या है, पुनर्रचना क्या है, इसकी थ्योरी में पढ़े, बस इतने से समझ लें। तो अगर आप ये सवाल पढ़ें और लैंग्वेज पर जाएंगे तो दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता क्या कहलाती है? अंतर्वैयक्तिक दक्षता कहलाती है। हाँ, कभी इसकी कोई ऐसी परीक्षा देने जाओ जिसमें इसके नंबर थ्योरी में जुड़ते हो, जैसे JRF नेट, तो यह बता देंगे। हाँ, अभी टाइम का कोटा किया जाए। अगला सवाल, संप्रेषण में किस का नियम प्रयुक्त होता है? KISS, किस। ये कुछ और ना समझ लियो, हाँ ये कम्युनिकेशन समझो। द प्रिंसिपल ऑफ किस, इट इज द जस्ट अ शॉर्ट फॉर्म इन कम्युनिकेशन स्टैंड्स फॉर। कम्युनिकेशन, बातचीत में किस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बातचीत करते हैं तो बातचीत में एक रूल, सिंपली हम लोग ना शॉर्ट फॉर्म में कुछ रूल्स डेवलप कर लेते हैं। तो बातचीत में एक रूल है ये, क्या? कि कीप इट स्टाइलिश एंड सब्टल। अपनी बातचीत को स्टाइलिश सब्टल बनाइए, नहीं, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, संक्षिप्त और सरल। अभी पीछे बता के आए हैं कि बातचीत करने के लिए जो बेस्ट रूल है वो ये, कीप इट सिंसियर एंड सीक्रेट, कीप इट सेफ एंड। अब एक बात बताओ, मैं फिर पूछता हूं, क्या तुमने ये किस की परिभाषा पढ़ी हो तभी उत्तर दे पाओगे? If it is in reference of communication, then just read the 4 option। अगर तुम 4 ऑप्शन पढ़ने की क्षमता रखते हो तो सवाल गलत हो जाए तो कह देना, कोई भी नहीं करेगा भाई। ठीक, आइए, निम्नलिखित में कौन सा कारण त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो त्योरी चढ़ाना क्या होता है? ऐसे, ये है त्योरियां, ऐसे कई बार हम ही क्लास पढ़ाते हो ऐसे। अब ये क्या है? इसमें हम ऊब रहे हैं, ऊबते कैसे? ये ऊबना होता है। अधीरता क्या होती है? दिख रही है, ये अधीरता है। अविश्वास किसको कहते हैं? डायरेक्ट नजर नहीं मिल रही है, मालूम है जो कह रहे हो, हम जो कह रहे हैं वो सब सही नहीं है, या तो दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं चल रहा है, ये अविश्वास है। और चिढ़ क्या है? यही त्योरी,
गुस्सा, झुंझुलाहट, एनॉयंस। अब इसके लिए कोई किताब पढ़नी है यार, आदमी देखना आना चाहिए। हाँ, देखने का ढंग दुनिया में अगर आदमी पैदा कर ले तो किताबें पढ़ने से मुक्ति मिलने लगेगी। मतलब ऐसी वाले, ये बेसिक थ्योरी, जब हमसे कोई साइकोलॉजी की किताब पढ़ने को कहता है, जब हमसे कोई टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने की बात कहता है, तो मुझे हंसी आती है। मैं देखता हूं, मैं जितने साइकोलॉजिस्ट की बात कर, बतिया तो वही कह रहे हो जो जिंदगी में काम आती है, बस उसमें हैवी हैवी वर्ड्स का उपयोग कर लेते हो। तो यही है खेला कि अगर आप इसको समझ ले तो बात। भाई थ्योरी चढ़ाना एक नकारात्मक संकेत है, एक निगेटिव सिग्नल है, किसका? चिढ़ का, गुस्से का, क्रोध का। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरवैयक्तिक भूमिका नहीं है? इंटरपर्सनल रोल नहीं है। मतलब अंतरवैयक्तिक मतलब समझ में आ रहा है? बिटवीन द पर्सन। तो बिटवीन द पर्सन रोल इनमें से कौन सा नहीं है? सोच के देखो। अध्यक्ष बनाया गया नाम मात्र का, इसका मतलब चुना हुआ अध्यक्ष। तो नाम मात्र का अध्यक्ष है तो उसको सबसे बातचीत बनाकर रखनी पड़ेगी। नाम मात्र का अध्यक्ष है, कह लो अपने राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री से सारी सलाह लेके काम करता है, मंत्रियों से सब सलाह लेके काम करता है, बिना सलाह के कोई काम ही नहीं चलता। तो क्या बिना कम्युनिकेशन के, बिना इंटरपर्सनल रोल के इसका काम चलेगा? नहीं चलेगा। लीडर का काम बिना इंटरपर्सनल रोल के चलेगा? नहीं चलेगा। कहीं से आप संपर्क करना चाहते हैं बिना इंटरपर्सनल रोल के, चलेगा? नहीं चलेगा। आप मालिक हैं, नो इंटरपर्सनल रोल। मालिक मालिक होता है, वो कभी अपने उससे बात न करे, बस ऑर्डर भेजे, वो भी लिख के ऑर्डर भेज दे, यू हैव टू फॉलो इट। बात समझ गए? आपसी संवाद नहीं होगा कि आप कुछ कहें, कुछ आप हमसे कहें, कुछ बातचीत हो, इंटरपर्सनल का मामला नहीं है। बस डायरेक्ट एक रेखीय बात होगी, ऑर्डर जाएंगे, काम करिए। मर्जी आवे मालिक अच्छा हो, बॉस अच्छा हो, बात करे, मर्जी आवे बात न करे। बॉस वर्ड इसीलिए स्पेशली लिखा हुआ है, इसके लिए इंटरपर्सनल रोल की जरूरत नहीं है। आगे, अब बताओ, ये सब सवाल कोई कहने में आसा, ये तो टफ है। टफ है, ध्यान से पढ़ लो, उत्तर लगा दे, नरक मचाएं। टफ है, कम्युनिकेशन पढ़ा दो, मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं कम्युनिकेशन। निम्नलिखित कारणों से कौन आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? इस सवाल को फील करिए। आप कहीं बैठे हैं और कोई बातचीत चल रही है, उस बातचीत में आप थोड़ा सा आगे झुक जाते हैं, तो ये धनात्मक वैयक्तिक संकेत, दैट मीन पॉजिटिव सिग्नल है। तो पूछ रहे हैं ये काहे का पॉजिटिव सिग्नल है? लीनिंग फॉरवर्ड, आगे की ओर झुक जाना। बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करते में आप थोड़ा सा ऐसे आगे झुक गए, ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है? आराम करने को? नहीं गुरुजी, पीछे ऐसे चले जाते तो आराम कर लेते। चिंतन के लिए समय लेना? नहीं, आगे झुक करके चिंतन के लिए समय नहीं लेंगे। अत्यधिक विश्वास? नहीं, ये भी नहीं लेंगे। आप खुद ही देखिए ना कि कोई बात कोई कह रहा हो, मास्टर साहब को समझा रहे हो, आप हमारी बगलिए में खड़े हो, तो आप ऐसे थोड़ा जो सर क्या कह रहे हैं सुन लें। आप एकाग्रता दिखा रहे हैं, यू आर शोइंग द कंसंट्रेशन। It is not extreme confidence, it is not taking time to think, it is not relaxation, it is just concentration. जब आप ऐसे किसी की बातचीत के लिए करते हैं, वो मुझे एक बड़ी बढ़िया सी फोटो भेजी, जब प्रयागराज आंदोलन में था तो तमाम सारे छात्र मिल रहे थे, तो एक बच्चे ने फोटो भी खींच के हमको भेजी थी। तो मैं खड़ा हुआ और मैं ऐसे, कोई बच्चा हमसे बातचीत कर रहा है तो मैं ऐसे थोड़ा झुका हुआ बातचीत कर रहा हूँ। दैट मीन आई एम गिविंग। अब वो फोटो मैंने देखो, मुझे याद आ गया विदृष्ट से कि कंसंट्रेशन क्या होता है। इसका मतलब मैं उसकी बात को एकाग्रता से सुन रहा हूं, ये बात उस तक पहुंच रही है। ये जो जेस्चर होते हैं आपके, ये जेस्चर आपकी पर्सनालिटी को एकदम बूम कर देते। बच्चा, अधिकारी बनने जा रहे हो, ये बातें आपके व्यक्तित्व में होनी चाहिए। बस ये आ जाए तो परीक्षा तो पास हो ही जाएगी, जिंदगी में थोड़े भौकाली आदमी हो जाओगे। निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की बाधाओं में गृहीता की कमजोरी है? गृहीता माने अब तो जानते होगे, ग्रहण करने वाला। तो जो कम्युनिकेशन को ग्रहण कर रहा है उसकी कमजोरी क्या है? संप्रेषण में, कम्युनिकेशन में जो रिसीवर है, जो एक्सेप्ट करता है, जो बात सुन रहा है, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तो सुनिए, अस्पष्टता उसकी कमजोरी नहीं है,
अस्पष्टता तो सेंडर की कमजोरी है। जो बात प्रेषित कर रहा है अगर वो एम्बिग्युइटी में अस्पष्ट बात कह रहा है तो ये उसकी कमजोरी है। शब्दाडंबर, ये भी बातें जो छौंकने लगता है, कई लोग मिलेंगे, अरे मैं तो ये हूं, मैं तो ये हूं, मैंने तो ये तीर मारा, तो मैंने तो वो कुमड़ा छेद कर दिया, ऐसी बातें करने वाले, शब्दाडंबर करने वाले, इससे भी आदमी कम्युनिकेशन में बाधा पड़ती है। टाइम कुड भी रिसीवर्स कमजोरी, समय कमजोरी नहीं हो सकता। आप एक क्षण में अपनी बात कहलवा ताली बजवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, कभी नहीं। रिसीवर की तरफ से कमजोरी क्या है? रिसीवर की तरफ से कमजोरी है पूर्वाग्रह, प्रिजुडाइज, पहले से अपने मन में ख्याल बनाए रखना। जैसे मास्टर साहब हिंदी के हैं, कम्युनिकेशन पढ़ाएंगे तो ये हिंदी में ही पढ़ाएंगे, तो कुछ लोग हो सकता है बात न सुने और चले जाए, चाहे हिंदी मास्टर नहीं तो हिंदी हम कम्युनिकेशन पढ़ा, मैं तो इंग्लिश मीडियम हूं, मेरी तो समझ में नहीं आएगा। हो सकता है ऐसे कुछ महामना लोग चले गए हों, यह उनके जहन का पूर्वाग्रह था। जब तुम एक्सेप्ट करने को राजी नहीं हो तो अमरनाथ प्राण निकाल के दे दे, तुम्हारी बुद्धि में नहीं जाएगा। बात समझ रहे? तो यह पूर्वाग्रह, पहले से कोई ख्याल अपने जहन में बनाए रखना, यह पूर्वाग्रह। जैसे पूर्वाग्रह का एक ताजा एग्जांपल देता हूं। जब 14 तारीख को, 14 नवंबर आंदोलन चल रहा था प्रयागराज में, मैं भी वहां खड़ा हुआ था। उधर से वो बोल रहे थे, वो एक माइक से बोल रहे थे, वो माइक को बीच बीच में बैठ जा रहा था। बहरहाल जो आखिरी बात आरओ के संदर्भ में बोली गई थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया था। मैं आपको बताता हूं क्या बात बोली गई थी। जो लोग वहां खड़े थे, जिन्होंने सुना था, वो इस बात की गवाही देंगे। वहां से ये बोला गया पहले कि पूर्ववत परीक्षा कराई जाएगी से उसकी, पीसीएस की, और साथ में बोला गया कि आरओ के लिए कमेटी बिठाएंगे और ये देखेंगे कि परीक्षा एक दिन में कैसे संपन्न करवा सके। लेकिन पूरी बात एज इट इज सेम डायरेक्ट सेंटेंस नहीं मिल पाया, तो डायरेक्ट सेंटेंस ना मिलाने से वहां शोर हुआ, आरो नहीं, आरो भी करो। उसके बाद फिर उन्होंने समझाया कि हम इस बात पर कमेटी बिठा रहे हैं कि एक दिन में परीक्षा कैसे करवा सके। दीज वर द वर्ड्स। अगर रिकॉर्डिंग हो किसी के पास तो सुन लेना ये बात। वो लेकिन वो चूंकि आवाज बैठ रही थी, इधर शोर भी हो रहा था, तो वो सुनाई नहीं पड़ रहा था। ये क्या था? हमारा आयोग के प्रति पूर्वाग्रह है। ये तो खाली बातों में घुमा रहे हैं, पता नहीं एक दिन में करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। ये है पूर्वाग्रह, क्योंकि हम उनसे झेले बैठे हैं। अब हो सकता है देवर सेइंग विद अ गुड इंटेंशन, वो सच में एक दिन करवाने का कोई जतन, कोई उपाय इस कमेटी के माध्यम से करवाए, लेकिन हम मानने के तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि हमारे जहन में पूर्वाग्रह था। तो गृहीता, रिसीवर, एक्सेप्ट करने वाले की यह सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि वो पूर्वाग्रह बना के बैठे। जैसे हमारी कक्षा में जब कोई एक दिन 2 दिन पढ़ता है तो उसके जहन में होता है वे जाने का पढ़ा रहे हैं, गलती से वो 4-6 दिन 10 दिन रुक जाता है, तब तो फिर बच्चा गए, अब तुम कहाँ जाओगे, अब तो हमारे हो गए। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पूर्वाग्रह हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो सवाल हमने लिया, ये लिया निर्णयन क्षमता का। निर्णयन माने निर्णय लेना। जिंदगी में जरूरी है कि उचित समय पर उचित निर्णय ले सके। आप जब नौकरी करने लगेंगे उस समय आपको बहुत सारे निर्णय लेने पड़ेंगे। जिंदगी में आपको तमाम सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। इसको डिसीजन मेकिंग कहा जाता है, चाहे रीजनिंग का पार्ट मान ले, चाहे सामान्य जिंदगी का पार्ट मान ले। हम इसको जनरल जिंदगी का पार्ट मानते हैं। तो ये भी सवाल कोई पाठ्यक्रम के सवाल नहीं है, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप समझें कि डिसीजन मेकिंग का मसला कैसे सॉल्व करेंगे। एक परिस्थिति दी गई है कि आप भारत सरकार के एक मंत्रालय में उप सचिव हैं और 2 तकनीकी सहायकों की नियुक्ति का निर्णय लेने जा रहे हैं। लिखित परीक्षा के आधार पर 2 पदों के लिए 10 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। उनकी शैक्षिक योग्यता एवं पूर्व कार्यानुभव के आधार पर आपको वरीयता क्रम से माने मेरिट बनानी है, संस्तुति देनी है, माने सिफारिश करनी है कि भाई इसको मेरिट में 1 2 3 आपको बनाना है। मंत्रालय के ही कोई वरिष्ठ अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी हैं, जिनसे आप पहले से परिचित हैं। आपसे पहले क्रम के 2 उम्मीदवारों में वाई के नाम की सिफारिश कर रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि सुनो, वाई को पास करवा देना, पहले या दूसरी रैंक में वाई को रख देना। यही बात अंग्रेजी में लिखी हुई है। यू आर अ डेप्यूटी सेक्रेटरी इन अ मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेयर यू आर डीलिंग विद द अपॉइंटमेंट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट
On the basis of written examination, 10 candidates have been shortlisted for the 2 posts. Based on their educational, you have to make your recommendation in order of preference. A senior official in the ministry who is known to you ask you to recommend the name of a candidate Y among us the first 2 choices. What will you do? क्या करोगे तुम? 4 कंडीशन दी गई हैं। इस मामले को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सम्मुख लाएंगे और उनके मौखिक निर्देशानुसार काम करेंगे। ये प्राइमरी लेवल की सीन हो गया। गुरुजी देखो ये फलाने ये नहीं करना है, ये बच्चों वाला काट दो इसको। आप मामले को वरिष्ठ अधिकारी तक ले जाएंगे तो वो भी वरिष्ठ अधिकारी का कान खड़े कर दे तुम्हारे। उस वरिष्ठ अधिकारी का अनुरोध मानेंगे जिसने आपसे संपर्क किया था, यह जानते हुए भी कि उनका उम्मीदवार श्रेष्ठतम 2 में नहीं है, उसे वरिष्ठ 2 उम्मीदवार में संस्तुत करेंगे। नौकरी पावे के बाद भले ये कर लो, पता नहीं करबे करो, करते ही हैं लोग। हाँ, करते ही है ये सब। किसी न किसी अध्यापक के पढ़ाए हुए तो अधिकारी बने बैठे हैं वहां। हाँ, अब हमारे पढ़ाए हुए तुम सब बनोगे। हाँ, तो ये बने हुए बैठे हैं, ये करते हैं यही। बहरहाल नीति ईमान ये कहता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, और परीक्षा पाने के लिए भी आपको ये नहीं करना चाहिए। परीक्षा नंबर पाने के लिए भी सभी 10 उम्मीदवारों के विवरण की जांच करेंगे और योग्यता के आधार पर निर्णय करेंगे, चाहे अंततः उम्मीदवार वाई का चयन ही क्यों ना हो। दिस इज द बेस्ट पॉसिबिलिटी। चारों को पढ़िएगा बस ऑप्शन में। ये देखेंगे कि उम्मीदवार वाई को नामे न लाने दिए जाए, भले वो योग्य हो, ये भी बेईमानी हो जाएगी। तो अगर आपके निर्णय क्षमता वाले बड़े बड़े पैराग्राफिकल कहानियों को बस पढ़ लेंगे तो आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे, आई गारंटी, पक्का। बस पढ़ लीजिएगा। कोई सवाल गलत हो जाए तो कह देना, इतनी राम कहानी लिखिए, जनरल जिंदगी की बातचीत लिखिए, अमरनाथ मान लो माँ साहब क्या कहेंगे, यही समझ लो माँ साहब क्या कहेंगे, ऐसा सोच करके लगा देना तो भी बात बन जाएगी। अगला सवाल, कोई अधिकारी मीटिंग के दौरान अपनी लेखनी यानी कलम मेज पर पटकता है, वो क्या प्रकट करता है? गुस्से को, थकावट को, अरुचि को, उलझन को। यार कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है कि कोई पेन पटकेगा तो गुस्से में पटकेगा, वो भी अधिकारी मीटिंग में ऐसे पटक देता है। बोल कुछ नहीं रहा है, किसी से कुछ नहीं कर रहा, बस पटक देता है। लोग समझ गए सर गुस्सा हो गया, साहब गुस्सा हो गया। कान खुजा रहा है, चश्मा उतार रहा है, पहन रहा है, साफ कर रहा है, पहन रहा है बार बार, बीच बीच में मोबाइल देख रहा है। ये सब जब लैंग्वेज में आएंगे तो समझ जाएंगे। अरुचि को दर्शा रहा है, उलझन को दर्शा रहा है, थकावट को दर्शा रहा है, मुंह बा रहे हैं तो ऊब को दर्शा रहा है, क्रोध को। जो परिस्थिति दे यार, उस परिस्थिति को पढ़ के 4 ऑप्शन पढ़ लेना, जो सबसे सही होगा वही लगाओगे, गलत लगा ही नहीं सकते। ठीक, चल। किसी व्यक्ति में दूसरों के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक कौशल क्या है? बेस्ट इंटरपर्सनल स्किल क्या होती है कि आप दूसरों के साथ काम करने योग्य हो? सबसे जरूरी क्या है? तो सबसे जरूरी उपलब्धता नहीं गुरुजी, अवेलेबिलिटी। मतलब आप अवेलेबल, मतलब आप एक क्लास में पढ़ते हैं, उस क्लास में तमाम लोग हैं, आपकी सबसे तो दोस्ती मित्रता नहीं हो जाती। ईच वन इज ईच वन इज अवेलेबल फॉर यू, यू आर अवेलेबल फॉर देम, लेकिन आपकी मित्रता नहीं हो पाती। तो अवेलेबिलिटी आपके मित्र जिंदगी में नहीं बनाती है, आपका स्टेटस भी आपके जिंदगी में मित्र नहीं बना, मित्र बनाना है। आपकी पावर भी आपको मित्र नहीं बनाती। मुन्ना भैया बहुत पावरफुल रहे, लेकिन मुन्ना भैया का जुगाड़ लगा नहीं, मुन्ना भैया का जुगाड़ नहीं लगा। आपकी एबिलिटी, आपकी योग्यता, इंटरपर्सनल स्किल के डेवलपमेंट में ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप योग्य कितने हैं, आप में एबिलिटी क्या है, और अंतर्वैयक्तिक कौशल, इंटरपर्सनल स्किल, 4 लोगों में अपने आप को प्रभावी बनाने की यही सबसे बड़ी विद्या है कि यू आर एबल। एबिलिटी है आप में, यू आर अवेलेबल ये जरूरी नहीं है, आपका स्टेटस बेहतरीन ये भी जरूरी नहीं, आपका पावर बहुत भौकाली है ये भी जरूरी नहीं, आप राजा बन के पढ़ाते हैं, राजा जैसे आदमी है फिर आप पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं ये भी जरूरी नहीं है। जरूरी है एबिलिटी। अगला सवाल, अपने सहकर्मियों के साथ वार्तालाप के दौरान साधारणतया आप क्या करते हैं?
जो आपके कलीग हैं, जो आपके सहकर्मी हैं, उनके साथ बातचीत करते हुए आप गंभीर रहते हैं, आप मुस्कुराते रहते हैं, उनके विचारों के समर्थन में मुस्कुराते हैं, सही समय पर मुस्कुराते हैं, क्या करेंगे? सहकर्मियों के साथ गंभीर रहेंगे, मुहर्रम इस सूरत बना के घूमोगे, कोई बात भी ना करेगा। हमेशा गंभीर नहीं, जब मिले मुहर्रम जैसा चेहरा दिख रहा है, मुस्कुराते रहते हैं। परमानेंट दांत चिया रहे हो, वैल्यू खत्म हो जाएगी। परमानेंट दांत नहीं चिया रहे, उनके विचारों के समर्थन में मुस्कुराते हैं। मतलब विचारों के समर्थन में मुस्कुरा देंगे तो आदमी समझेगा यार ये बात माना कि नहीं माना, मतलब ये कोई कमेंट मार रहा है कि कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, कंफ्यूजन हो जाएगा। सही समय पर मुस्कुराते हैं जब उचित है। जैसे जिंदगी में एक टाइम का मुस्कुराना मैं आपको सिखाता हूं। जब भी आप किसी से मिलें तो जब नजरें मिले तो नजरें मिलके सबसे पहले चेहरे पर स्माइल आनी चाहिए, सबसे पहले ऐसी जैसे इस समय हमारे चेहरे पर आपके लिए है। तो इसको कहते हैं स्माइल। ये स्माइल आदमी के व्यक्तित्व में 4 चांद लगाने की चीज है। कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियों में हमारे चेहरे पर स्माइल नहीं रहती है, तो मैं तुमको दुनिया में आप खूबसूरत होने का राज, सबसे सुंदर लगने का राज आपको बताता हूं। अब कई बार कह देते ना, जब क्लास में कह देते हैं मास्टर साहब, हाँ तो वो सुंदर कैसे लगाया जाता है मैं आपको बताता हूं। एक जबरदस्त क्रीम है बाजार में। हाँ, कौन सी क्रीम है? इस क्रीम का नाम है स्माइल। मुस्कुराना। मुस्कुराना आपकी सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। 4 लोगों से मिलिए, बैठिए, बोलिए विद स्माइलिंग फेस। लाख टेंशन हो, मुस्कुराने का प्रयास करिए। गुरुजी हम तो मुस्कुराने की कोशिश करते, ऐसे मुंह बन जाता है, फोटो में भी मुस्कुराते तो ऐसे हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। तो प्रैक्टिस करिए भाई, शीशे के सामने खड़े होइए, अकेले देखिए शीशे को, मुस्कुराइए। जिस दिन तुमको अपना मुस्कुराना अच्छा लगने लगेगा उस दिन पूरी दुनिया को तुम्हारा मुस्कुराना अच्छा लगने लगेगा। जिस दिन तुम कपड़ा पहन के शीशे के सामने कॉन्फिडेंस हो गए उस दिन दुनिया तुम्हारे कपड़े की तारीफ करेगी। सारा खेला बच्चा भीतर का होता है, भीतर का। ये भीतर तुमने मान लिया ऐसा है तो हो जाएगा। तुम भीतर से खुश होगे तो खुश रहोगे। तो ये स्माइलिंग फेस बहुत जरूरी है। लेकिन मिलते समय मुस्कुराइए। कोई विशेष अवसर बातचीत में आवे, लगे कि ये स्माइलिंग मामला है, स्माइल कर दीजिए, तो आप देखिए 10 लोग खड़े बात कर रहे होंगे, जो स्माइलिंग फेस होगा, बातचीत कर रहा होगा। आपको मैं प्रयोग करके बताता हूँ। कोई आदमी अपनी बात कह रहा है, उस बात से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है। ये जिंदगी सिखा रहा हूं, और परीक्षा में तो ऐसे क्वालिफाई कर ले जाओगे। 4 लोग खड़े हैं, एक आदमी अपनी बात बता रहा है और आप बहुत नहीं जानते उसको, बस आप किसी से परिचित हो और आप वहां खड़े हो जाए। आप बस अटेंशन दीजिए उसकी बात को, उसकी बात में बीच बीच में मुस्कुरा दीजिए, उससे नजरें मिलाए रहिए। फिर देखिए वो तीनों की तरफ मुंह करना बंद कर देगा, वो आप को देख के अपनी बात कहना शुरू कर देगा। ये है का लेने का। आप कहीं खड़े हैं और दूसरे लोग आपकी ओर आकर्षित हों, ये उस आकर्षण का तरीका है। और जब ऑफिसर बन जाएंगे तब ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अभी भी जरूरी ही है। तो इसलिए अपने सहकर्मियों के साथ वार्तालाप के दौरान आप सही समय पर मुस्कुराइए, ये ज्यादा अच्छा है। संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं, आदाता माने एक्सेप्ट करने वाले, आदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है। The mode of communication that involves a single source transmitting information to a large number of receivers simultaneously. तो हमने आपको बताया एक सिंगल सोर्स से बहुत जगह सूचना प्रसारित की जा रही है, तो इसको जनसंचार कहते हैं। जनसंचार कहां गया? जनसंचार कहते हैं। जन संप्रेषण की शुरू में बात हुई है, इन्हीं 4 बिंदुओं पर देखिए सवाल भी ऐसे आते हैं। तो अंतः संप्रेषण, इन ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल स्वसंवाद, आत्म संवाद, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अपने परस्पर संवाद, 4-5 लोगों के बीच में संवाद। आगे बढ़ते हैं। कक्षा में संप्रेषण को सामान्यतः समझा जाता है। जो क्लासरूम में संप्रेषण होता है उसको सामान्यतः क्या माना जाता है? प्रभावी माना जाता है, संज्ञानात्मक, भावात्मक, चयनात्मक। अब आप संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव दोनों का मतलब नहीं जानते हैं। देखिए ज्ञान शब्द इसमें छुपा हुआ है। आप हिंदी पढ़ के हमारे संग संग इतना जान गए हैं कि जब आप सम शब्द लगाते हैं तो इट मेक्स मोर पॉजिटिव, अ वर्ड बिकम्स मोर पॉजिटिव। तो ज्ञान का भी मतलब वही है जो संज्ञान का मतलब है। संज्ञान का मतलब जानकारी में आ जाना। तो संज्ञानात्मक, क्लासरूम की चीजें नॉलेज के लिए होती हैं। यह माना जाता है कि क्लासरूम का जो कम्युनिकेशन है वो संज्ञानात्मक है, वो समझ से संबंधित है, वो कॉग्निटिव है, वो नॉलेजेबल बात के लिए जो कक्षा संप्रेषण हो रहा है।
वो इफेक्ट डालने के लिए, अफेक्ट करने के लिए, या सिलेक्टिव या कोई चयनात्मक, इन सब चर्चाओं के लिए नहीं होता। क्लासरूम का जितना भी कम्युनिकेशन है वो कंसीडर्ड एज कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक। समानुभूति के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? समानुभूति और सहानुभूति दोनों समान है। व्यक्ति में दूसरों की भावनाओं को समझना समानुभूति है, केवल एक, केवल दो। अब गुरुजी इसके लिए समानुभूति और सहानुभूति दो शब्द को समझना पड़ेगा। तो यदि अमरनाथ के छात्र हो तो तुरंत लगाओ संधि सम अनुभूति। अभी अंग्रेजी में भी बता रहे हैं, धैर्य धैर्य। और सहानुभूति, सम माने बराबर, एक जैसी अनुभूति। सहानुभूति साथ वाली अनुभूति। कोई दुख में दुखी है, आप जब उससे मिले तो आप मिलकर के दुखी हो गए, आप भी, आपने उसको कुछ सांत्वना दिखाई तो आपने उसके साथ सहानुभूति प्रकट की। लेकिन आपने सिर्फ सुना कि एक आदमी दुख में है और आप भी उतने ही दुखी हो गए, आपकी अनुभूति उसके सम हो गई, तो यह समानुभूति है। तो सहानुभूति प्रदर्शन चाहती है, समानुभूति प्रदर्शन की दरकार नहीं रखती है। समानुभूति को इम्पैथी बोलते हैं और सहानुभूति को सिंपैथी बोलते हैं। आपका दर्द हमारा दर्द हो जाए, आपकी परेशानी हमारी परेशानी हो जाए, आपकी मुश्किल हमारी मुश्किल हो जाए, तब हमको आपसे इम्पैथी है, समानुभूति है। लेकिन आपकी परेशानी पर, अरे भाई कोई जरूरत होगी तो बताना, अब बड़ा बुरा हुआ भाई, बड़ा गलत हुआ, और आप वहां से निकल के आए, बढ़िया दोस्तों के साथ चाय पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, हाहू कर रहे हैं। वो आदमी तो नहीं मस्ती कर पा रहा, वो तो आदमी ने हाहू कर पा रहा है। अगर आप भी उतने ही दर्द में रहेंगे तो आप भी वो मस्ती नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप खाली उसके मिलने पर अपनी अनुभूति उस तक पहुंचा रहे हैं तो आप सहानुभूति दिखा रहे हैं, सिंपैथी दिखा रहे हैं। लेकिन यदि उसके दर्द को अपनी शिद्दत के बराबर बराबर महसूस कर दे रहे हैं तो ये समानुभूति है। तो बताओ, समानुभूति और सहानुभूति दोनों समान है क्या? नहीं गुरुजी। व्यक्ति में दूसरों की भावनाओं को समझना समानुभूति है। हाँ गुरुजी। तो कथन कौन सा सही है? केवल कथन दो सही है, केवल कथन दो सही। बात समझ गए? अंग्रेजी में हमने लिख दिया है, सहानुभूति माने सिंपैथी, समानुभूति माने इंपैथी। ठीक, याद रहेगा? चल, और हिंदी याद करने का सिंपल तरीका, अंग्रेजी में तुम कहां ढूंढने जाओगे? हम हिंदी में बताए, सम अनुभूति, बराबर बराबर, सम पर। जो दर्द तुम्हारा वो दर्द हमारा, जो मुश्किल तुम्हारी वो मुश्किल हमारी, जो सुख तुम्हारा वो सुख हमारा, जो दुख तुम्हारा वो दुख हमारा, जितने आंसू तुम्हारे उतने आंसू हमारे। ये सब क्या है? समानुभूति है। और सहानुभूति क्या? अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा, ये सहानुभूति, सिंपैथी। आगे बढ़ते। अशाब्दिक संचार में निहित है। अशाब्दिक संचार, शब्द माने जो बोलते हैं, शाब्दिक माने बोलने से संबंधित, अशाब्दिक माने जो बोलने से संबंधित ना हो, माने नॉन वर्बल। अशाब्दिक संचार में क्या निहित है? नॉन वर्बल संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या निहित है? देह भाषा माने बॉडी लैंग्वेज, जी, बॉडी लैंग्वेज इज अशाब्दिक संचार। फेशियल एक्सप्रेशन, अशाब्दिक संचार, मुंह से आवाज नहीं निकल रही। लहजा यानी टोन, टोन आपका बड़ा खराब था भाई साहब, तो टोन तो बोलने में आएगा ना, खारिज। भावभंगिमा, जेस्चर। देह मुद्राएं, जेस्चर। भावनात्मक अभिव्यक्ति। अच्छा, अभी और पढ़ लेते हैं, फिर आखिरी में डिसाइड करेंगे। यहां न्यूनतम शाब्दिक लिखा है, अगर थोड़ा भी बोल दोगे तो अशाब्दिक रह जाओगे क्या? देह भाषा, लहजा, यहां भी टोन आ गया, लहजा, कहने का, बोलने का लहजा, यानी कि ये नहीं है, यही बेस्ट है। भावभंगिमा आपके जेस्चर्स, देह मुद्राएं आपके पोस्चर्स, और आपकी भावनात्मक अभिव्यक्ति। तो भावनात्मक अभिव्यक्ति माने चेहरा आपकी भावना को प्रकट करने के लिए बहुत है। फीलिंग कैसी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये सब किस में आएगा? ये सब अशाब्दिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। ठीक। अंतर वैयक्तिक संबंधों में किसमें अधिक समय लगता है? व्हेन यू आर मेकिंग इंटरपर्सनल रिलेशन, परस्पर संबंध बनाने में, 2 लोगों में, 10 लोगों में आपसी संबंध बनने में सबसे ज्यादा समय किस चीज में लगता है? आदान प्रदान में? नहीं गुरुजी, मिलते ही मोबाइल नंबर आदान प्रदान हो गया, लेकिन संबंध, रिलेशंस नहीं बने। संचार में, कम्युनिकेशन में बातचीत तो 4-5 दफे हो गई नहीं, बात नहीं बनी,
सब व्यवहार में हमारा उनके प्रति बिहेवियर, उनका हमारे प्रति बिहेवियर भी ठीक है? नहीं, ये सब तो तुरंत तुरंत हो जाने की चीज है। विश्वास बनने में, तुम्हारे कहने पर दिल जिगर जान गुर्दा लुटा देने में समय लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में। तो अंतर्वैयक्तिक संबंधों में, इंटरपर्सनल जो रिलेशंस हैं, उनमें जो सबसे ज्यादा समय लगता है वो संबंध, विश्वास बनने में। इसके लिए कोई किताब पढ़ने की जरूरत है, कोई पोथी पढ़ने की जरूरत है? अरे जिंदगी पढ़ने की जरूरत है बाबरे। हाँ, पढ़ लो। और ऐसे ही कम्युनिकेशन को पढ़ते हुए करना। सबसे पहले हिंदी कट डालना, 25 सवाल में 20 तो मान ले गए, हमारे ले गए। रीजनिंग कट डालना। हाँ, फिर उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल के सवाल खोज खोज के लाभ। ये हो सकता है, लगा के आना, पक्का सही लगाओगे। जो भीतर की इंट्यूशन आएगी वो एकदम सही लगवाएगी तुमसे। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? अंतर्वैयक्तिक कौशल विकसित होते हैं। बताना है कि इंटरपर्सनल जो स्किल है वो डेवलप्ड होती है, इसके लिए गलत क्या है? तो देखो, अंतर्वैयक्तिक कौशल डेवलप होते हैं अनुकरण द्वारा। पिता को देखकर बच्चा सीखता है, दोस्तों को देखकर हम सीखते हैं। बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी कॉपी हम लोग अनचाहे कर लेते हैं। बहुत सारे हमारे अच्छे अध्यापक रहे जिनकी कॉपी हम अनचाहे कर लेते हैं। तो ये जो संवाद की कला है, ये एक आदमी, ये हम पैदा थोड़े हुए होंगे लेके, हमने इस समाज से सीखा है। कोई कहे ये मेरा है तो वो मूर्ख है। ये जो कुछ भी है सब समष्टि का है, समष्टि में मिल जाएगा। हम तो बस भगवान मुतला पुतला बना दिए, माध्यम बना दिए। हमने राम जाने क्या क्या पाया है, वो इसके भीतर भरा है, आपको दे करके चले जाएंगे। बस यही तो काम है हमारा। तो देखिए, अनुकरण द्वारा तो इंटरपर्सनल स्किल है, अनुकरण के द्वारा हम सीखते हैं। आत्मसात करने के द्वारा, किसी बात को सीख करके समझ लेना, आत्मसात कर लेना। ये तादात्म्यकरण अंग्रेजी में उन्होंने गलत लिखा है। आप जानते हैं तादात्म्य, तादात्म्य, तादात्म्य किसको कहते हैं? तत्आत्म्य। तत्आत्म्य, तत् माने उसके जैसे, आत्म माने अपने को बना देना, तत्आत्म्य उसके जैसे स्वयं को बना देना। तो तत्आत्मीकरण माने उसको अपने जैसा, अपने को उसके जैसा, माने उसके ख्याल, उसकी आदतें, उसकी बातें अपने में ग्रहण करना, हमारी बात, हमारी ख्याल, हमारी आदतें उसको तक ले जाना तादात्मीकरण के द्वारा। ये तद, इसको होना चाहिए तादात्मीकरण, ये होना चाहिए। बहरहाल यही लिखा है, कोई नहीं, उन्होंने आइडेंटिफिकेशन लिख दिया है, उसका क्या मतलब लेना चाहते हैं ईश्वर जाने वो। तो मतलब तादात्म्य आइडेंटिफिकेशन, पहचान का भाव लेना कि हमारी एक इंडिविजुअलिटी, उनकी एक इंडिविजुअलिटी, ऐसा कुछ जो भी अंग्रेजी में मतलब लेना। तादात्मीकरण जो शब्द है उसका मैंने व्याख्यायित आपके लिए कर दिया। तो ये सब करेंगे। सविराम दंड क्या होता है बच्चा? इंटरमिटेंट एक वर्ड होता है जो दंड के लिए, पनिशमेंट के लिए तो नहीं। इंटरमिटेंट ग्रुप एक टर्म होती है कम्युनिकेशन में। इंटरमिटेंट ग्रुप क्या होता है कि कोई एक्टिव ग्रुप बना, लेकिन उसके बाद वो लगातार एक दूसरे के संपर्क में नहीं रह पाते हैं, कोई ग्रुप की तरह काम नहीं कर पाते, फिर कभी कभी मिलते हैं। जैसे हम हिंदी भास्कर जो है, तो मैं लखनऊ से अकेले ऑपरेट करता हूँ। हमारे एक मित्र हैं, वो छात्र हैं एक, और एक वो क्या कहते हैं, यूट्यूब का थंबनेल वंबनेल बनाते हैं। ये सब अलग 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 शहर में रहते हैं, सब अलग अलग, और कभी कभार मिल जाते हैं, वरना बातचीत फोन से होती रहती है। तो वो इंटरमिटेंट ग्रुप है। इंटरमिटेंट ग्रुप है माने क्लोज्ड, किसी एक निश्चित परिधि के लिए, निश्चित समय के लिए मिलने वाला। ऐसा ही कि किसी को ग्रुप से बहिष्कृत कर देना या किसी एक दायरे में बांध देना, ऐसा होता होगा। लेकिन ये चीज आपके लिए, आपके अंतर्वैयक्तिक कौशल को विकसित करने में सहायक नहीं है, सहायक नहीं है। तो इसलिए आपका यही कथन, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इंटरमीडिएट पनिशमेंट आपके अंतर्वैयक्तिक कौशल को सब बढ़ाएगी, ये वाली बात गलत थी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है? When you are making interpersonal relations, जब आप परस्पर संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें क्या चीज समस्या पैदा कर सकती है? तदनुभूति, इम्पैथी। अच्छा, जो समानुभूति का मतलब है वही तदनुभूति का मतलब है। संधि कौन सी हुई है? व्यंजन संधि। तत् अनुभूति, उसके जैसी अनुभूति, जो उसका दर्द वो हमारा दर्द, इसी को इम्पैथी कहते हैं। तदनुभूति कहो, समानुभूति कहो, एक ही बात है। आग्रहिता, बातचीत में आग्रह होना, नहीं प्लीज, कोई दिक्कत नहीं, ये समस्या नहीं पैदा करता। सांवेदिक परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी, ये भी आपकी अंतर्वैयक्तिक संबंधों में कोई अवरोध नहीं। शर्मीला, साइनेस, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं कहेंगे। अब मन में बात रखिए, जिंदगी में एक बड़ी गजब बात सिखाने जा रहा हूं, याद कर लेना, जिंदगी का रूल याद कर लेना।
अपने मन की बात अगर आप किसी और से नहीं कहेंगे तो वो अंतर्यामी नहीं। किन्हीं दो लोगों के आपसी संबंध में, बातचीत में, यदि आप अपने मन की बात अपने मन में दबाए रखें कि वो समझे हमको, तो कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई विष्णु नहीं है, भगवान जी अवतार नहीं धरिन है, समझेगा नहीं। अपने मन की बात कहनी पड़ेगी। अगर कुछ अच्छा लगा तो कहिए अच्छा लगा, नहीं लगा तो कहिए नहीं लगा। कोई बात करने का मन है तो कहिए करेंगे, नहीं करने का मन है तो धमक के कहिए नहीं करेंगे। अपने दिल का ख्याल बाहर निकालना जरूरी होता है एक बेहतर, अच्छी और बिना टेंशन वाली जिंदगी जीने के लिए। इसका मतलब यह नहीं कि दूसरों को परेशान करना है, लेकिन हम भी कुछ हैं, हमारा व्यक्तित्व भी कुछ है, ये इस दुनिया में दिखाई पड़ना चाहिए। तो शर्मीलापन इसमें बाधा है कि आप एक बेहतर व्यक्तित्व अपना बना सकें और दूसरों पर प्रभाव डाल सकें। इस मामले में शर्मीलापन सबसे बड़ी बाधा है। तो आपके दिल में जो ख्याल है उसको कहना शुरू करिए। आपको आप जैसे बहुत सारे लोग हमसे फोन कर पर्सनल भी सलाहें लेते हैं, अरे सर घर में सब हम ही निपटाया करते हैं, या अब ये कह देते हैं वो कर लो, वो कह दे वो कर लो। तो हम यही कह देते कि भाई आपकी एक लेवल आ जाए भाई। अच्छा, ये घर वाली आदत तो घर के प्रेम में थी, लेकिन उसके बाद पर हमारे एक मित्र हैं वो लखनऊ में घर बनवाए। अब वो शुरू में हमारे साथ भी था कि हम लखनऊ में रहते थे, तो हमारे गांव गिराव दूर दराज रिश्तेदार कोई आ जाए तो वो हमारे यहाँ रुकते थे, हमारे कमरे पर हम ले जाते थे, दवाई इलाज सब करवाते थे। एक बार हमारा दिल टूट गया। दिल जानते हो क्या टूट गया? एक जनों का वो हार्ट सर्जरी होनी थी, तो ब्लड डोनेशन की ज़रूरत आई। तो एकदम अंदर से हमारे कुलाचे लेता रहता था कि कितना किसी के लिए क्या कर दें। हम पहुंच गए, हमारा सबसे पहले ब्लड डोनेट करिए, तो हमने करवा दिया। उसके बाद एक चली गई, फिर एक मित्र को हम बुला लाए, उनकी भी चली गई। अब हमारे पास उपाय खत्म हो गए। उस ग्रेजुएशन के दौर में उतने बहुत सारे शुरुआती दिनों में रिलेशंस नहीं थे। अब फिर जरूरत पड़ी। अब उनका लड़का कन्नी काटे, गाँव में कहाँ एक जने, नहीं हम ना दे, हाई खून का, मतलब मैं अपना ब्लड दिया पड़ा हूँ, लड़का कह रहा नहीं देंगे। तब हमको लगा यार कि जो व्यक्ति आपके सामने है, जब वो अपना संपूर्ण कर डाले, उसके बाद उसका जब कोई सहायक ना हो तो तुम सहायक बनो। अगर तुम उसके पास साधन मौजूद हैं और तुम कूद के दान देने पहुंच गए, तो इतना दान लेगा कि कुछ कह नहीं रहे। तो जब तक सामने वाले की क्षमता डेवलप कर सकते हैं तब तक डेवलप करिए। जब वो असहाय हो, कोई ना हो, तो आप अपने सब सर्वस्व दे दीजिए। भगवान के घर में वो लिख लिया जाता है, जब आपको जरूरत पड़ती है तो भगवान आपको उलट के बरसाते हैं। लेकिन इतना दुनियादार बनिए कि जब तक वो सक्षम है, जब तक उसके योग्य लोग उसके इर्द गिर्द हैं, वो करने वाले हैं, तब तक करे। कोई असहाय हो तो उसके लिए सब उतार के रख दीजिए। ये हमने अपने जीवन के अनुभव से सीखा, इसलिए बता दिया। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल संख्या 20। तो बच्चा अगले सवाल पर चले। संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, हर बार पूछा जाने वाला एक सवाल। संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण क्या है? इस संप्रेषण माने कम्युनिकेशन में, तो किसी भी कम्युनिकेशन, किसी बातचीत के किसी के अंदर से निकल करके कहीं तक पहुंचने में जो प्रोसेसिंग होती है, उस प्रोसेसिंग के कई चरण होते हैं। संप्रेषण या कम्युनिकेशन जो होता है वो एक रेखीय होता है। एक रेखीय माने सीधी रेखा में चलने वाला, एक जगह से शुरू होकर के पहुंच जाता है एक जगह तक। कहां से शुरू होता है? जो भेजने वाला है, जो सेंडर है, वहां से निकल करके वो ग्रहीता तक पहुंचता है। ठीक, कहां तक पहुंचता है? ग्रहीता तक पहुंचता है। अब जब वो ग्रहीता तक पहुंचा, ग्रहण करने वाले तक, रिसीवर तक पहुंचा, तो इसके बीच में कुछ चरण है। वो चरण क्या है? तो आपको उन्हीं चरणों के बारे में बताना है कि संप्रेषण में जो सबसे पहला चरण माना जाता है कम्युनिकेशन में, वो क्या है? संदेश है कि विसंकेतन है कि ग्रहण है कि क्या है? तो बच्चा इसको इनकोडिंग या कूट संकेतन कहते हैं। गुरुजी ये इनकोडिंग कूट संकेतन क्या है समझा दो। इस पर सवाल बहुत पूछा गया है, आओ हम पूरी कहानी सिखा देते हैं। हमने कहा था ये मात्र क्वेश्चन आंसर नहीं है, कंप्लीट थ्योरी है। सबसे पहले प्रेषक की बात आती है। प्रेषक कोई होना चाहिए और कोई प्राप्तकर्ता होना चाहिए। ये दो बातें तो होनी चाहिए। ठीक, और जो कम्युनिकेशन है उसका प्रोसेस ये है भाई, कम्युनिकेशन का प्रोसेस ये है
ये तो भेजने वाला है, पाने वाला है। ये कम्युनिकेशन के दो एंड हैं। तो कम्युनिकेशन शुरू कहां से होगा? आपके मन में कोई ख्याल आए और वो ख्याल आप किसी दूसरे तक पहुंचाना चाहें, तो जब ये पहला ख्याल आपके मन में उठता है तो साथ में ये भी सोचते हैं कि ये बात कैसे जाएगी, किस तरह से जाएगी, क्या क्या कहना है, क्या क्या बोलना है। और जब ये पूरा इनकोडिंग हो जाती है, ख्याल तैयार हो जाता है, देन इट बिकम अ मैसेज। तब एक संदेश बनता है। आपको शादी पर निमंत्रण किसी को देना है, किनको किनको देना है, अच्छा सब हो गया। शादी हाल कहाँ तैयार होना है, कहाँ पर शादी होनी है, कहाँ पर नाश्ता दिलवाना है। जब ये सारा प्रोसेस आप अपने दिमाग में इनकोड कर लेते हैं, इसका कूट या कोड बना लेते हैं, तब एक मैसेज तैयार होता है। जब ये मैसेज तैयार हो जाता है तब उसके बाद आप देखते हैं व्हाट्सएप से भेजना है कि चिट्ठी लिख के भेजना है कि ईमेल करके भेजना है कि किसी से कहलवाना है कि डायरेक्ट फोन करना है। तब आप माध्यम खोजते हैं। इस माध्यम से जब वह चीज उस आदमी तक पहुंच जाती है तब वो उसको डिकोड करता है। भाई आपने जो इनकोड किया था, आपने सोचा था यहां नाश्ता देंगे करेंगे, उसको पता चल जाता है यहां नाश्ता मिलेगा, यहां पर बारात आएगी, इतने बजे कार्यक्रम होना है, इतने बजे डोली विदाई होगी, मेले शादी की चाचू की शादी में जुलूल जुलूल आना, इनका भतीजा भी है। ये सब बातें आप डिकोड कर लेते हैं और वो बात आप तक पहुंच जाती है। तो ये इनकोडिंग से यात्रा शुरू होती है और डिकोड करने के बाद ये प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाती है। जब ये प्राप्तकर्ता को मिल जाती है तब वो अपनी ओर से एक फीडबैक देता है, प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि इसको फीडबैक कहा जाता है। वो आपके शादी में पहुंच जाएगा। आपने कोई बात कही, आपने कोई मोबाइल खरीदा, वो मोबाइल आपको प्राप्त हुआ, उसके बाद आपने अपनी ओर से रिव्यू लिख दिया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये रिसीवर के बाद जो प्रतिपुष्टि, जो फीडबैक जाता है, वो रिसीवर प्राप्त करने के बाद फीडबैक देता है। और इस पूरे प्रोसेस में जो बाधाएं पैदा होती हैं उसको नॉइज या शोर कहा जाता है। ये बाधा है। आपसे कहा जाए अवरोध, जो क्या कहते हैं कम्युनिकेशन यानी संचार प्रक्रिया में जो अवरोध है उसको क्या कहते हैं, तो संचार प्रक्रिया के अवरोध को क्या कहा जाता है? शोर कहा जाता है, नॉइज कहा जाता है। कम्युनिकेशन में जो प्राप्तकर्ता रिसीवर कुछ पा लेता है, उसके बाद जब वो अपनी ओर से कुछ कहना बताना चाहता है तो उसको प्रतिपुष्टि या फीडबैक कहते हैं। सबसे पहले ख्याल सेंडर के मन में उठता है, उस ख्याल को इनकोड करता है यानी कि उनको प्रोसेस करता है। इनकोडिंग के बाद वो संदेश भेजा जाता है, जिस माध्यम से भेजा जाता है माध्यम, उसके बाद वो कूटानुवाद, वो डिकोड होता है और उसके बाद रिसीवर उसको प्राप्त कर लेता है। तो ये है इनकोडिंग यानी कूट संकेतन। ख्याल को क्या करना, इनकोड करना, यह सबसे पहला स्टेप होता है। इनके बारे में हमने डिटेल से यहां लिख दिया। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको यह सदैव याद रहेगा। थोड़ा सा नीचे भाई साहब, यहां भी आ सकते हैं। संचार के मुख्य तत्व क्या है? स्रोत या प्रेषक, अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सोर्स या सेंडर, संदेश भेजने वाले को कहते हैं। संकेतन या इनकोडिंग, भेजने वाले संदेशों को प्रयुक्त संकेतों में रूपांतरित करना, माने उसको एक प्रोसेसिंग दे देना। संदेश या मैसेज, विचार, सूचना, अनुभव, मौखिक या लिखित संदेश जो भी होगा, जिस माध्यम से भेजा गया वो माध्यम। कूटानुवाद यानी डिकोड करना, संदेश को अर्थपूर्ण संदेशों में परिवर्तित करना, पाने वाला जब उसको पाएगा संदेश प्राप्त करना। प्रतिपुष्टि, फीडबैक, प्रतिपुष्टि संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण होती है जब संदेश प्राप्तकर्ता की संदेश के प्रति अनुक्रिया या उसे कर डालता है, प्रतिक्रिया बदले में कुछ अच्छा बुरा बोलता है, तब वह प्रतिपुष्टि कहलाती है। प्रतिपुष्टि संचार को बेहतर बनाने में सहायक होती है। शोर, संचार में उत्पन्न वह बाधा जो प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश प्राप्त करने में हस्तक्षेप का काम करती है, उसको शोर या नॉइज कहा जाता है। ठीक, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं सीक्वेंस पर, डायरेक्ट सवाल बनते हैं और इस डायरेक्ट सवाल को एक मैंने रूपरेखा दे दी है। ऐसे इस क्रम में, कभी क्रम पूछे तो इस क्रम में पकड़ लेना, कहीं से भी पूछ ले, वो ये दो बातें ना दे करके पूछ ले, ऑप्शन में खाली संदेश हो तो आप संदेश को पहला मान लीजिए, ऑप्शन में क्या दिया है उसके अनुसार आप उत्तर लगा दीजिएगा। लेकिन बेसिक सीक्वेंस यहीं से शुरू होता है और यहां पर आकर के खत्म होता है। क्या ये बात प्रतिपुष्टि प्राप्तकर्ता के बाद आती है। शोर इस पूरे कार्यक्रम में बाधा है। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ गई है। तो बच्चा 9 सवाल बच गए। अब 9 नहीं, इनको फिर से 20 बना करके हम इस सीरीज की 3 से 4 कक्षाएं और ले लेंगे। 1 बजे वाले टाइम में मिलेंगी। आज तो ये मैंने 9:30 बजे के स्लॉट में दे दी है। 1 बजे के टाइमिंग में ही आपको ये क्लासेस मिलेंगी। आप 1 बजे कल, परसों, नरसों, जब भी, मतलब इस पूरे पेपर के दरमियान आपको 3 से 4 क्लासेस आपको हम आपके 22 की परीक्षा के पहले और दे देंगे। उम्मीद करता हूं आज की क्लास पर्याप्त क्लास है।
एक सफिशियंट क्लास है, आपको समझ में आ गया। प्रश्नोत्तर जितना ज़्यादा कर लेंगे उतना कॉन्फिडेंट आप हो जाएंगे, आपको समझ विकसित होगी। लेकिन आज की इस पूरी प्रक्रिया में आपको एक बात समझ में आ, अच्छा मैं रोक इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे शादी में निकलना है, इसीलिए रिकॉर्डेड पहले से दे के जा रहा हूँ और आपने इसको ये क्या कहते हैं प्रीमियर मोड में देखा है, वो इसीलिए क्योंकि इस दरमियान इस वक्त हम शादी में हैं। तो ये जो क्लास है इसको पढ़िए और आपका पेपर बेहतर होगा। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, आपके लिए शुभकामनाएं, आप खूब बेहतर करें। और इसकी 3 से 4 कक्षाएं और बना करके हम आपसे ये प्रश्न खाली डिस्कस कर लेंगे। आज क्लास में आनंद आ गया होगा, अब नहीं लगता होगा कि ये कोई कठिन बला है। अगर आप सवाल को पढ़ करके ध्यान से टिक करेंगे तो वो होने लगेगा, पक्का होने लगेगा। तो बच्चा, अच्छा जाते जाते एक जानकारी देने का मन करता है, वो ये है कि हिंदी भास्कर बाई अमरनाथ, ये हमारा गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। कोई डाउट आवे तो 9984001182 और 96 930 800, इन दोनों में से किसी नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं किसी डाउट के लिए। आपका यहाँ आरओ का प्री और मेंस का बैच अवेलेबल है, सीसैट का रीजनिंग और हिंदी का बैच अवेलेबल है, पॉलिटेक्निक उत्तराखंड के लिए बैच अवेलेबल है, यूपीपीएससी एई के लिए हम बैच लाएंगे, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का बैच है, एग्रीकल्चरल मेंस का बैच है। तो ये सारे बैचेस अवेलेबल है, एक बार आप डाउनलोड करके उसमें देख सकते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है और कौन सा बैच ले जो आपके काम आए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की कक्षा सार्थक रही है, मज़ा आया है। अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दे करके जाइएगा। जब कोई नया विषय हम पढ़ाया करें तो फीडबैक मिलता है तो अच्छा लगता है कि ये जो मेहनत है ये सार्थक है, आपको अच्छी लगी तो इसे कमेंट में बता के जाइएगा कि आपको अच्छा लगा। जो दिल में ख्याल आए वो लिख के जाइएगा, हमें बहुत खुशी होगी। तो आज का एपिसोड करेंगे यही ख़त्म, मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में हम, तब तक के लिए जय हिंद। और आगे 3 से 4 कक्षाएं हम आपको बना के देंगे। वैसे आज वाला ही मामला सफिशिएंट है, कम्युनिकेशन का मतलब और संचार की रूपरेखा इसी पर सवाल बनते हैं, बाकी सवाल की समझ है। लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी तो 1 बजे वाले सीक्वेंस में हिंदी के साथ हम ये वाली प्रैक्टिस करवा देंगे। और हाँ, गद्यांश यानी कॉम्प्रिहेंशन की क्लास कल या परसों में आपको यूट्यूब पर मिलेगी। लेकिन अब सीसैट से रिलेटेड जितनी क्लास होंगी वो दोपहर 1 बजे मिलेंगी। जो लोग नहीं आते 1 बजे वे जान लें, 1 बजे सीसैट की रेगुलर श्रृंखला चल रही है, आप 1 बजे बैठिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। आज के एपिसोड में इतना ही, बाय बाय। आरओ की क्लास कल चलेगी। हाँ, कोई लिख दी इस कमेंट में कि गुरुजी आरओ नहीं चलेगी क्या, तो हम कौन नीचे 4 लगाएंगे। कल चलेगी आरओ। बाय बाय।